अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। मेरा नाम डॉक्टर इकरा है। फार्माकोलॉजी के का जो हमारा सब्जेक्ट है, इसका हम इंशाल्लाह एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम एनसेड्स, एसिटामिनोफेन एंड ड्रग्स यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड गाउट है। तो सबसे पहले तो मुझे बताना चाहिए कि एनसेड्स क्या हैं। एन का मतलब होता है नॉन, एस का मतलब होता है स्टीरॉयडल, ए का मतलब एंटी, आई का मतलब इन्फ्लेमेटरी, डी का मतलब ड्रग्स, यानी कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। एसिटामिनोफेन के बारे में भी हम जान ही लेंगे। यूज़ किसके अंदर हो रही है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट के अंदर। इसका मतलब कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जहाँ जिसका हमें नाम से पता चल गया कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, तो इसका मतलब कि इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट है, हमने उसको दूर करना है। इन्फ्लेमेशन जो है वो क्यों होती है? किसी भी टिश्यू इंजरी की वजह से होती है और इसमें इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, आप देखें कि हम लोग की ड्रग्स जो हम लोग इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो दो तरह की होती हैं, एक स्टीरॉयडल होती हैं और एक नॉन स्टीरॉयडल होती हैं। ठीक है, स्टीरॉयडल में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आ जाएंगे और नॉन स्टीरॉयडल में एनसेड्स आ जाएंगे। ठीक है, जिनको हम इस्तेमाल करेंगे इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए। अब यहाँ पे ही टॉपिक के अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जिक्र आ गया, तो इसका मतलब आर्थराइटिस के नाम से पता चल रहा है कि TIS पे आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होगी। एक ऑटो इम्यून रिएक्शन है जिसके अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर स्पेशली हैंड्स, फीट्स और जो बाद में जाके जॉइंट्स भी जो हैं वो इन्फ्लेमेशन का शिकार हो जाते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए हमने एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इस्तेमाल करनी है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं वो एंटी इन्फ्लेमेशन के ड्रग्स के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके अलावा एंटी एनाल्जेसिक के तौर पे कौन सी इस्तेमाल होती है और एंटी पायरेटिक के तौर पे कौन सी इस्तेमाल होती हैं। इन तीनों लफ्ज़ों को अपने जहन में रखिएगा कि एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब इन्फ्लेमेशन को दूर करना है, एंटी एनाल्जेसिक का मतलब पेन को दूर करना है और एंटी पायरेटिक का मतलब फ़ीवर को कम करना है। तो बात हो रही थी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का हमें पता चल गया। गाउट क्या होता है? इसमें यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है जॉइंट्स के अंदर, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ये बेसिकली दो ऐसी डिजीज़ है जिसमें इन्फ्लेमेशन है और उनको हमने ट्रीट करना है। किन ड्रग्स के साथ, वो हम फार्माकोलॉजी में डिस्कस करें, क्योंकि फार्माकोलॉजी का ताल्लुक डिजीज़ के साथ नहीं, ड्रग्स के साथ है। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं? ड्रग्स की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं, उनके क्लिनिकल यूजेस पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम देखते हैं कि उनकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, फार्माकोडायनामिक्स क्या है, यानी कि ड्रग हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट करती है और बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करती है जो ड्रग हम बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। अब हम लोग कह रहे थे कि कुछ जो इन्फ्लेमेशन है इसके अंदर इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है, तो कुछ ऐसी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो इम्यून सिस्टम के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करती हैं और इसके ज़रिए से इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करती हैं, और कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं कि जो सेल या इम्यून सिस्टम के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, बल्कि उनके साथ इंटरेक्ट किए बगैर हमारी इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करती हैं। तो जो हमारे पास एनसेड्स हैं वो ऐसी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ऐसी हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल तो करती हैं, लेकिन उनका ताल्लुक, उनका इफ़ेक्ट सेल के साथ नहीं है या फिर इन्फ्लेमेशन के साथ नहीं है। बेसिकली जब भी हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है तो अगर उसे क्रोनिकली छोड़ दिया जाए तो वो पेन कॉज करती है। तो हमारा मकसद क्या है कि हम इन्फ्लेमेशन को भी दूर करें और पेन को भी दूर करें। तो कोई ऐसी ड्रग जो इन्फ्लेमेशन को भी दूर करती है और पेन को भी दूर करती है, तो उसमें एनसेड्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि चैप्टर के नेम के अंदर एसिटामिनोफेन का जिक्र है। तो एसिटामिनोफेन ऐसी ड्रग है जो कि इन्फ्लेमेशन तो दूर नहीं करती, लेकिन वो पेन को दूर करती है। ठीक है, तो वो भी हम इसमें ही रखेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद हमने कहा कि कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम को के साथ इंटरेक्ट करके हमारे पास जो है वो ठीक करती हैं इन्फ्लेमेशन को। उसमें हमारे पास जो ड्रग आती हैं वो डीमार्ड्स होते हैं, उनको हम कहते हैं डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। तो अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो ड्रग्स की क्लासिफिकेशन में क्या मिलेगा कि वो ड्रग्स, देखें ड्रग्स जो हैं जो इन्फ्लेमेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में कौन सी आ रही हैं? यहाँ पे कॉक्स इनहिबिटर्स आ रहे हैं। कॉक्स इनहिबिटर्स में हमारे पास जो हैं वो एनसेड्स भी आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखें तो इस एंटी इन्फ्लेमेटरी के अंदर ही डीमार्ड्स आ रहे हैं। डीमार्ड डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग है। ठीक है, यानी कि वो इम्यून सिस्टम के साथ जाके छेड़खानी करेगी। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि इसमें एनाल्जेसिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, जिसमें एसिटामिनोफेन है। और गाउट के अंदर जो हम ड्रग इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि एक्यूट गाउट होगा तो कौन सी ड्रग इस्तेमाल होगी, क्रोनिक गाउट होगा तो कौन सी ड्रग इस्तेमाल होगी। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, कॉक्स इनहिबिटर। तो कॉक्स क्या होता है? बेसिकली अगर हम देखें, हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमें याद आएगा
कि हमने जो है ये पढ़ा था कि जो हमारे पास हमारे स्टिमुलस आता है बाहर से फ़ौरन, इस स्लाइड को देखें तो स्टिमुलस आया है और उसने डिस्टर्ब कर दिया सेल मेम्ब्रेन को, जिसकी वजह से फॉस्फोलिपिड्स फॉस्फोलाइपेज ने तोड़े हैं और एराकिडोनिक एसिड रिलीज हुआ है। बेसिकली जो एराकिडोनिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं जिसमें लिपोऑक्सीजिनेज है, साइक्लोऑक्सीजिनेज है, ये ऐसे मीडिएटर्स आगे से रिलीज़ करें जो जिसमें साइक्लोऑक्सीजिनेज है, जिसे हम कॉक्स कहते हैं, वो क्या कर रहा है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन बना रहा है, थ्रोम्बोक्सिन बना रहा है, प्रोस्टासाइक्लिन बना रहा है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, प्रोस्टासाइक्लिन हैं, ये क्या होते हैं कि ये इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लेमेशन के अंदर। तो जो कॉक्स इनहिबिटर्स है वो बेसिकली साइक्लोऑक्सीजिनेज को इनहिबिट कर देंगे। जब साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिट हो जाएगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोस्टासाइक्लिन रिलीज नहीं होंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। तो बेसिकली हमारा जो मकसद था इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करना वो हमारा पूरा हो जाएगा। तो अगर हम दोबारा से पीछे क्लासिफिकेशन पे आते हैं तो हमने क्या कहा था कि जो कॉक्स इनहिबिटर्स हैं वो क्या होते हैं, दो तरह के हमें यहाँ मिलेंगे। उसमें हमारे पास क्या मिलेगा, कुछ नॉन सेलेक्टिव होंगे रिवर्सिबल और कुछ नॉन सेलेक्टिव इरिवर्सिबल होंगे और कुछ कॉक्स टू सेलेक्टिव होंगे। जो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम है वो दो तरह का होता है, एक साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 होता है और एक साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 होता है। इससे ज़्यादा भी टाइप्स होती हैं कि प्रोमिनेंटली दो होती हैं। तो उसने कहा है कि जो साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर्स हैं उसमें हमारे पास कुछ नॉन सेलेक्टिव हैं, यानी कि वो कॉक्स 1 को भी इनहिबिट करते हैं और 2 को भी इनहिबिट करते हैं। और नॉन सेलेक्टिव होने के साथ साथ वो रिवर्सिबल भी होते हैं, यानी कि उनका इफेक्ट रिवर्स किया जा सकता है, यानी कि कुछ देर के बाद उनका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या हमारे पास आइबुप्रोफिन आ रहा है, इंडोमेथासिन आ रहा है, नेप्रोक्सिन आ रहा है। ये नाम आपको इंशाल्लाह जल्दी याद हो जाएंगे, हम इनके निमोनिक्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद उसने कहा कि जो नॉन सेलेक्टिव इरिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल का मतलब है कि ये बॉडी के अंदर जाएंगे तो काफ़ी देर तक अपना काम करेंगे, इनको रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसमें हमारे पास एस्प्रिन आ गया। तो याद करने की फ़िलहाल बात ये है कि जो एस्प्रिन है वो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है और इरिवर्सिबल है। ठीक है, इसका इरिवर्सिबल होने का क्या फ़ायदा है वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर इसने कहा कि जो कुछ कॉक्स टू सेलेक्टिव होते हैं, इसकी भी एक रीज़न है कि कॉक्स 1 के बाद हमें कॉक्स टू सेलेक्टिव लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। नॉन सेलेक्टिव है थे तो हमें पास सेलेक्टिव लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि नॉन सेलेक्टिव जो थे वो ऐसे नॉर्मल बॉडी के सेल्स को भी इफेक्ट कर रहे थे। तो हमारे पास जो है मेजर इफेक्ट क्या होना चाहिए, सिर्फ मास्ट सेल्स के ऊपर होना चाहिए। तो जो कॉक्स टू होता है वो सेलेक्टिव होते हैं, वो सिर्फ हमारे पास इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो कॉज कर जैसे कि मास्ट सेल्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर इफेक्ट करते हैं, इम्यूनोलॉजिकल सेल्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं। जबकि जो नॉन सेलेक्टिव थे वो हमारे बॉडी के अदर सेल्स को, जैसे जीआईटी के अंदर भी हमारे पास जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए वो उनको भी इफेक्ट कर रहे थे। तो इसलिए वो हमारे थोड़े से हार्मफुल थे, तो हमने ये इस्तेमाल किया। लेकिन इसका भी एक नया साइड इफेक्ट ये निकला है कि उसने क्योंकि थ्रोम्बोक्सिन भी इनहिबिट हो रहा था तो इसकी वजह से इसने ब्लीडिंग कॉज कर दी। खैर, कॉक्स टू इनहिबिटर्स में सेलिकॉक्सिब आ जाता है। सेलिकॉक्सिब का नाम आपने याद रखना है। डीमॉड्स के जो है ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग अभी नहीं देख रहे क्योंकि अभी हमारा जो बेसिक अभी हमारा जो है वो एस्प्रिन के ऊपर मेन फोकस है। ठीक है, अब यहाँ पे भी यही है, इनकी भी इंशाल्लाह आपको निमोनिक प्रोवाइड किए जाएंगे, हम साथ साथ करेंगे ताकि हमें ड्रग्स की समझ भी आए। क्योंकि हमने अभी तक ये पढ़ लिया है तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि एस्प्रिन जो है हमने देखा इस तरह, जैसे हमने रिवर्सिबल के तौर पे इसकी क्लासिफिकेशन की है, वैसे इसकी क्लासिफिकेशन इसकी फॉर्मेशन की बेसिस पे भी की जाती है कि ये बनते कैसे हैं एनसेड्स। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो कुछ सैलिसिलिक एसिड से बनते हैं, कुछ प्रोपियोनिक एसिड से बनते हैं, ये मैंने एक स्लाइड शेयर की है, इसमें सबके नाम है। कुछ सोडियम से बनते हैं, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों से बनते हैं। तो जो एमसीक्यूज़ में आए वो मैं आपको बता देती हूँ कि सैलिसिलिक एसिड से एस्प्रिन बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। आइबुप्रोफिन जो है वो प्रोपियोनिक एसिड से बन रहा है, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सोडियम जो है वो मैं आपको डिक्लोफेनिक क्या बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास एराइल एसिडिक एसिड का डेरिवेटिव है, इसके अंदर सोडियम इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ स्लाइड में बता दिया कि डिक्लोफेन के अंदर सोडियम इन्वॉल्व, प्रोपियोनिक एसिड जो है वो आइबुप्रोफिन बनाते हैं, एस्प्रिन सैलिसिलिक। ये इंपॉर्टेंट हमारे पास थे, कुछ पॉइंट्स मैंने अलग स्लाइड में आपको बता दिए हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलें और एस्प्रिन को डिस्कस करें तो एस्प्रिन जो है, अब एस्प्रिन भी के बारे में जो हम बात करें, यानी कि अगर हम बात करें एनसेड्स के बारे में जो बात करें, नॉन सेलेक्टिव एनसेड्स के बारे में, तो नॉन सेलेक्टिव एनसेड्स को भी पहले न्यूअर ग्रुप के अंदर और फिर ओल्ड यानी ओल्डर ग्रुप है, इसका एक न्यूअर ग्रुप है। जो ओल्डर ग्रुप था उसमें हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो उसमें आइबुप्रोफिन है जो कि इसका मॉडरेट इफेक्ट था, एंडोमिथासिन है, ये ज़्यादा इफेक्टिव एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग थी। नेप्रोक्सिन के बारे में एक एडिशनल बात जो कि बुक पे नहीं लिखी, वैसे ही बता देते हैं एमसीक्यूज़ के तौर पे कि सीवीएस के अंदर बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, सीवीएस की डिजीज़ के अंदर इसकी रीज़न भी हम इंशाल्लाह पीछे जब हम सीवीएस का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे। इसके अलावा सेलिकॉक्सिब है और सेलिकॉक्सिब जो है वो कॉक्स टू इनहिबिटर है। इसकी ज़रूरत क्यों पेश है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि जो कॉक्स 1 थे वो हमारे पास पूरी बॉडी के जहाँ जहाँ भी साइक्लोऑक्सीजन नज़र आता था वो उसको इफेक्ट करते थे, जिसकी वजह से पूरी बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं प्रोड्यूस होता था। जबकि जीआईटी है उसके अंदर म्यूकस जो मेम्ब्रेन है वो जो प्रोटेक्ट करती है स्टमक एचसीएल से, उसके
उसके लिए प्रोस्टाग्लैंडिन का होना ज़रूरी है, यानी कि उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन का होना ज़रूरी है। इसलिए हम देखेंगे कि एस्पिरिन के साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर हमें गैस्ट्रिक अपसेट नज़र आएगा, ठीक है, और गैस्ट्रिक ब्लीडिंग, गैस्ट्रिक अल्सर्स नज़र आएंगे, ठीक है। ये रीज़न आ गई। और सेरीकॉक्सिब जो हमने बनाना शुरू की, जो कि कॉक्स 2 को स्पेसिफिकली इनहिबिट करी थी, तो उसकी वजह से क्या होना शुरू हो गया था, ब्लीडिंग, कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स आना शुरू हो गए थे, क्योंकि वो थ्रोम्बोक्सिन को ज़्यादा इफेक्ट करी थी, ठीक है। इसके अलावा स्लाइड तो मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाई है, लेकिन टाइम जो है थोड़ा शॉर्ट है। ये मैंने कुछ न्यूमोनिक्स भी शेयर कर दिए हैं। एस्पिरिन के साइड इफ़ेक्ट्स के भी न्यूमोनिक होते हैं माशाल्लाह से। इसका साइड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा इसके इफ़ेक्ट्स हैं कुछ, और इसके कुछ फार्माकोकाइनेटिक एलिमिनेशन रिवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी मैंने ऐड करनी थी, जिसमें मैनेजमेंट ऑफ एस्पिरिन है, और इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर एप्लीकेशन ऑफ एस्पिरिन है, जो कि इंपॉर्टेंट यूक्यूज़ भी हैं, लेकिन बुक में मेंशन नहीं है, तो इंशाल्लाह ये भी मैंने एक्सप्लेन करने थे। लेकिन इसका टाइम जो है वो 10 मिनट की वीडियो थी, तो इसलिए थैंक यू सो मच।